शुभांगी। गुड इवनिंग सर। अरे वो कहाँ है अंशिका, तुम्हारी दोस्त? सर उसको टेक्स्ट करती हूँ। हाँ, जल्दी से करो तो। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? ये वाला हो गया था ना खत्म? क्या चल रहा था? थोड़ा कुछ तो बोलो यार, दिवाली बीत गई, कुछ तो बोलो। सर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म हो गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म हो गया था। यस पावर बचा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बचा और क्वेश्चंस करने हैं, राइट? यही ना? यस सर। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले पावर हम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आते हैं, ठीक है? वैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आज कर लेंगे, क्योंकि उस पे ना एक्चुअली सारा एनर्जी वगैरह ना मिक्स हो जाता है आपस में। तो हम पहले ना पावर करते हैं, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ शुभांगी, कुछ पता चला? सर नहीं, वो मैसेज नहीं देखी। मैसेज नहीं देखी? फोन ही कर लो ना मतलब उसको डायरेक्ट। डिलीवर ही नहीं हुआ, डेटा ऑफ है उसका। अरे तो तुम डायरेक्ट एक बार फोन करो तो जल्दी से, क्विक। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, एक बार देखो तो। वैश्विक, ओ मिश्रा जी। यस सर। कैसी रही दिवाली? तो जैसी जाती हैं? जैसी जाती है। नहीं, पटाखे उटाखे जलाए? थोड़े बहुत। थोड़े बहुत। और चिराग, जी सर। तुमने क्या करा? सर मैं तो पटना आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर तो खतरनाक पटाखा चला। अरे वो ओरिजिनल वाला बम तो नहीं फोड़ दिया? नहीं सर, यहाँ ओरिजिनल नहीं, पर बहुत सारे बीड़ी बॉम्ब, चॉकलेट बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। ये हाइड्रोजन बम किससे आ गया है? सर वो आता है सर, वो छोटा वाला। क्या होता है उसमें? सर मतलब ज्यादा धमाका होगा, थोड़ा ज्यादा आवाज होगा। भाई तुम खतरनाक सा चीज बता रहे हो। वैसे पटना में कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, हम पटना में यहाँ मतलब अभी तक सर छठ चल रहा था, तो उसमें भी पटाखे फूट रहे थे। तो अभी तो खत्म हो गया ना छठ? हाँ सर, कल खत्म हुआ। तो तुम लौट गए कि अभी यहीं पे हो? नहीं सर, मैं 21 को लौटूंगा। अच्छा, अभी टाइम है मतलब। जी। सब लोग आए हैं, मम्मी पापा लोग, सब लोग? हाँ सर। चलो अच्छी बात। हाँ भाई शुभांगी, कुछ पता चला उसका? तो वो बोली लिंक सेंड करने में, उसको सेंड कर दी। क्या करा? सो वो पहले बोली कि क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगी, उसके बाद बोली लिंक सेंड करना है। तो भेजो उसको तो जरा। ये हर बार लिंक भेजना पड़ता है उसको, वो ग्रुप में नहीं गया? हाँ सर, उसका 2 नंबर ग्रुप में है। तो भी नहीं उसको लिंक मिल रहा है। चलो हम स्टार्ट भी करते हैं, तब तक लिखो भाई। सर वो बोल रही है वो ट्रेन में है, वो नहीं आ पाएगी। कहाँ पे है? ट्रेन में है वो अभी। अच्छा ट्रेन में, मुझे लगा जेल में है, मैं तो घबरा गया जेल में। कहाँ जा रही हो? चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। पावर क्या होता है भाई? भारती, आप बताओ पावर क्या चीज होती है? सर मतलब वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क अपॉन टाइम। हाँ, पावर जो है बेसिकली रेट ऑफ बर्डन को बोलते हैं, ठीक है? तो लिखना है इसमें रेट ऑफ डूइंग वर्क, लिखो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ बर्डन ऐसे लिखना, रेट ऑफ बर्डन। अभी नहीं खाना सर आ रहे हैं, लंच भी नहीं किया। बताया तो था आपको 8 बजे क्लास है। वैश्विक, खाना खाने के लिए रख सकते हो तुम यार, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया लड़का?
लो ये तो एग्जिट ही हो गया। चलो भाई हम लोग देखते हैं, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, वो भी खाना खाने गया है। लिखो रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, तो क्या होगा, पावर जो होता है ना वर्क अपॉन टाइम होता है। एक बात बताओ चिराग, जी सर। चिराग, ओ भाई चिराग, हाँ सर, हाँ सर। वर्क स्केलर होता है कि वेक्टर? सर वर्क हम लोग का होता है वेक्टर। हम लोगों का क्या होता है जी? सर मतलब सर पटना में रहा तो यहाँ का भाषा वो हो गया सर। अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैं मान लेता हूँ। तो ये हम लोगों का वर्क जो है वेक्टर होता है, पक्का? हाँ सर। और टाइम? सर टाइम होता है स्केलर। तो वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? सर वेक्टर से स्केलर करेंगे तो स्केलर रहेगा। वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करोगे तो स्केलर आएगा? नहीं नहीं सर, वेक्टर ही आएगा, वेक्टर आएगा। सर पर वर्क तो स्केलर होता है ना। एक मिनट भाई शुभांगी, पहले चिराग को बोल लेने दो। तो बताओ भाई, फाइनली बताओ पावर क्या होगा चिराग? सर पावर फाइनली, सर लेकिन पावर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। तुमने ही तो बोला यार, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी बातों को ही जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो चिराग भाई, पावर तुम्हारे हिसाब से वेक्टर हो गया, राइट? सर पावर का तो डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर होना चाहिए, फिर कोई डायरेक्शन नहीं तो होता। फिर वर्क कैसे वेक्टर हो गया? वर्क भी स्केलर ही। वर्क स्केलर। वर्क बेटा ध्यान रख चिराग, वर्क डॉट प्रोडक्ट है। हाँ वर्क ना डॉट प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, हाँ। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है स्केलर प्रोडक्ट यार, चिराग भाई। हाँ सर। याद रख, हीट, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी की सारी चीजें स्केलर है, जी सर। ठीक है? तो बताओ स्केलर में स्केलर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? स्केलर, ठीक है? स्केलर ही आएगा। तो इसका मतलब पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, आप समझ में आ गया? जी। तो ये एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या बनेगी पावर की? वॉट। वॉट। हाँ पावर की यूनिट हो जाएगी, वर्क है जूल बाई सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम वॉट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा तुमने ऐसा भी देखा होगा, 1 लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? 1 किलोवाट, क्या पढ़ते हैं इसे? 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट कितना वाट होता है भाई? 1000 वॉट। हाँ 10⁻³ वाट। एक और क्वांटिटी होती है हॉर्स पावर, सुना है ना? यस सर। क्या होता है 1 हॉर्स पावर, कितना होता है भाई, कितना वाट? 746 वॉट। वेरी गुड, 746 वाट। ये स्केल याद रखने पड़ेंगे सबको, 746 वाट। अंशिका, अंशिका, हाँ सर। कहाँ हाँ हो सर। तुम? सर मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ। तुम्हें आ रही है आवाज? हाँ। सही है, ट्रेन में हमारी बेइज्जती करवाओगे, अच्छी बात है, गुड। नहीं सर, हेडफोन लगाए हुए हो। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना? हाँ सर। अब सुनो भाई, ध्यान सुनो। पावर ना दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। साफ साफ जैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता था, वैसे ही एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर होता है। तो एवरेज पावर कैसे लिखते हैं भाई? एवरेज पावर इक्वल टू क्या लिखोगे? एवरेज पावर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, मतलब इसको सीधे सीधे W/T लिख देते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन टाइम। भारती समझ में आई ये बात? यस। अच्छा इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, याद करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस पावर जब आता था तो हम डिफरेंशिएट कर देते थे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, dW/dt। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? dW/dt। ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं इसको, d/dt ऑफ F.S। भाई वर्क का फॉर्मूला ही होता है ना F.S। क्या आएगा जी यहाँ से? F
ds by dt। बताओ ds by dt क्या होता है वैश्विक? वैश्विक ds by dt क्या चीज है? चिराग? वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं ना तो वेलोसिटी आता है। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पावर इंस्टेंटेनियस का एक फॉर्मूला बन जाता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? पावर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर मैं बोलूं कि ये ग्राफ है फोर्स और वेलोसिटी का, अगर ये ग्राफ ऐसा आता है ना तो याद ना ये जो एरिया होगा इसके नीचे का क्या देगा भाई? ये एरिया फोर्स और वेलोसिटी का क्या आएगा? पावर। वेरी गुड, पावर आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं फोर्स और टाइम का है तो ये बताओ क्या आएगा? या पावर और टाइम का है, पावर और टाइम का तब क्या आएगा? ये कॉमन है, पावर और टाइम का एरिया क्या देगा? फोर्स। पावर वर्सेस टाइम। सर वर्क। वर्क आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये एरिया जो होता है ना वर्क देता है, तो पावर और टाइम ग्राफ का एरिया वर्क देता है, या उसको बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देता है। क्या देता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, नोट करो जल्दी से। तो शुभांगी समझ में आई है सारी बात? यस सर। चलो बताओ पावर की डायमेंशन क्या होगी? जल्दी बताओ पावर की डायमेंशन। सर 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 m पावर 1 l पावर 2 t पावर -3। फिर से बोलो। सर m पावर 1 l पावर 2 और t पावर -3। बिल्कुल सही बात है, वर्क में टाइम से डिवाइड कर देना है तो एक टाइम और जाके पावर में माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई अंशिका समझ में आई ये बात? अंशिका आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। कहाँ पहुंचे तुम? पता नहीं, पता नहीं मतलब जा कहाँ रहे हो? बिहार जा रही हूँ। तो बिहार में ही रहते हो, तुम जा कहाँ रहे हो बिहार में ये बताओ? झारखंड में रहती हूँ सर, बिहार जा रही हूँ। अच्छा तुम झारखंड में रहते हो, हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गया था, इसलिए हमारे लिए झारखंड बिहार सब एक ही हो जाता है। तो तुम रांची से जा रहे हो बिहार में, कहाँ जा रहे हो? भागलपुर। भागलपुर भागलपुर पूर्णिया साइड। वो कटिहार उटियार के आसपास है क्या? हाँ सर, कटिहार सब। सर कटिहार से 1 घंटा है पूर्णिया। वो अररिया के बीच में पड़ता है ना सर पूर्णिया? हाँ सर। कि उधर फारबिसगंज के आसपास है? नहीं पता हमको सर। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं उधर घुमा हूँ ना मैं, इसलिए पता है थोड़ा बहुत। चलो अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो। तो कुछ आसान से क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। चलो जी ये क्वेश्चन लिखो। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, velocity of a particle as a function of time is given as, velocity of particle as a function of time is given as, इसको लिखो v इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, v इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। समझ में आई बात भाई? तो तुम्हें बताना क्या है, इफ लिखो, इफ मास ऑफ पार्टिकल
if mass of particle is 2 kg, mass की वैल्यू 2 kg है, mass of particle is 2 kg, ठीक है, then find average power developed, average power developed on the particle, average power developed on the particle, on the particle in 2 seconds, in 2 seconds. चिराग क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। तुम्हें यही बताना है कि 2 सेकंड में कितना पावर डेवलप होगा। चलो कोशिश करो तो।
आ गए भाई? शिवांगी आंसर आया? अंशिका, भारती, किसी का आया आंसर? नहीं सर। वैश्विक, तुम्हारा आया आंसर? सर 84 वॉट आ रहा है। 84 में वाट। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, 2 सेकंड में निकालना है ना। अब सुनो, हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और अगर वर्क आ गया तो टाइम 2 सेकंड मालूम ही है, तो हमारा पावर आ जाएगा, एवरेज पावर। तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हमारे पास स्पीड दे रखा है, मास फिक्स है 2 kg का। तो सिंपल सी बात है, शुरुआत वाली स्पीड के लिए टी की जगह पे 0 रखोगे तो v की जगह पे -1 आ जाएगा। और अगर v की जगह पे -1 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 12 × 2 × -1 का स्क्वायर, मतलब 1 जूल। अब सुनो, t की जगह पे 2 सेकंड रख दो तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4 4 8 7 आ गया, 7 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 12 × 2 × 7 का स्क्वायर, so this is 49 जूल। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 48 जूल। पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, तो 48 डिवाइडेड बाय टाइम 2 हो गया, तो आ जाएगा ये 24 वॉट। हाँ भाई वैश्विक, क्या आया था आंसर? वैश्विक, यस सर। क्या आया था आंसर? शुभांगी, ये 24.5 कैसे आया था भाई? सर वहाँ गलती से 0.5 लिखा हुआ है कुछ और कैलकुलेशन का। शुभांगी, अब समझ आ गया तुमको? हाँ सर, मैंने यही किया था ना। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? सर सर्दी हो गया। अंशिका, कुछ आवाज आ रही है तुमको, समझ में आया? हाँ सर। Good. तुम कुछ लिख पढ़ रहे हो कि मतलब लिख पा रहे हो? नहीं नहीं देख सर। हैं? हाँ देख रही हूँ, सुन रही हूँ। अच्छा, लिख नहीं रहे हो? यहाँ कैसे लिखूंगी? हाँ, ये बात भी सही है। गुड। भारती, तुम बताओ बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। वैश्विक, गलत कैसे हुआ? सर ये t = 0 नहीं था। 0 नहीं भी लोगे यार, तो फिर तुमने क्या किया ऐसा कि 84 आ गया? सर मैंने f × v लगा के किया। f कैसे निकाले थे? सर v डिफरेंशिएट किया था। तो बेटा f × v जो होता है ना, वो कौन सा पावर होता है? वैश्विक, कौन सा पावर होता है f.v? इंस्टेंटेनियस। इसमें क्या निकालना था? एवरेज। यस आई बात समझ में? यस सर। चलो, अब जब तुमने क्वेश्चन उठा ही दिया है तो चलो बताओ, 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस पावर कितना आ रहा है? 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस पावर जल्दी बताओ तो। भारती, क्या आ रहा 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू? चिराग, तुमको समझ आया बेटा ये? हाँ सर, ये समझ में अभी 2 सेकंड वाला एक बार निकाल ले रहा हूँ। चलो करो जल्दी से, तो बताओ तो। 2 सेकंड्स में इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ।
शुभांगी क्या है आंसर? So 84 watts. कितना है? 24 वॉट नहीं आ रहा आंसर? 84. 84 आ गया। हाँ भाई वैश्विक, तुम्हारा क्या है आंसर? हाँ भाई क्या है आंसर? वैश्विक आंसर क्या है, जल्दी बताओ। भारती तुम्हारा आंसर? भारती सर 48. चलो देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सीलरेशन आ जाएगा dv बाई dt। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस 2। और जब t की जगह पे 2 सेकेंड होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सीलरेशन। मास है 2 kg, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया भैया? 12 न्यूटन। और टी की जगह पर जब 2 सेकंड होगा तो उस समय वेलोसिटी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। तो उस समय पावर का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 12 इंटू 7 84 वॉट। कुछ लोगों का सही था, आई थिंक शुभांगी तुमने यही किया था। Yes, sir. गुड। वैश्विक तुम्हारा आ गया था? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन लिखना है, सब लोग करो तो जरा। ये एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन है, ये तो एकदम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। देखिए कितने लोगों से आ रहा है। लिखो लिखो वाटर टैंक ऑफ वॉल्यूम 500 लीटर 500 लीटर ऑफ वॉल्यूम 500 लीटर प्रेजेंट एट हाइट 20 मीटर। प्रेजेंट एट हाइट 20 मीटर, 20 मीटर ऊपर है, 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, is completely filled by a pump, at ground in 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में भर जाता है in 20 मिनट। ठीक है, तो तुम्हें बताना क्या है? if pump is 40% efficient, pump is 40% efficient, 40%, 40% efficient, then find power consumed by the pump।
then find average power consumed by the pump. Find average power consumed by the pump. शुभांगी क्वेश्चन समझ आया? यस सर। चलो कोशिश करो तो। वैश्विक क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ करो, कोशिश करो तो जरा जल्दी से सॉल्व करने की। देखते हैं।
क्या है भाई? बताया तुम लोगों ने, क्या आंसर आया? भारतीय आंसर क्या आ रहा है? वैश्विक आंसर क्या आ रहा है? सब बैठे हुए हैं, सब मजे ले रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। शुभांगी आंसर क्या आ रहा है? शुभांगी सर आया नहीं। किसी का नहीं आया? तुम में से कोई नहीं कर पाया अभी तक? शुभांगी तुमसे भी नहीं हुआ क्या यार? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये एक टैंक है, कितने लीटर का टैंक है पहले तो ये बताओ। कितने लीटर का टैंक है ये तो बोलो, क्वेश्चन ने दिया है। 500 कितना? 500 लीटर 500 लीटर, और 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी होता है, पता है ना? 1000 सीसी, ये मालूम है ना तुम लोगों को? 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। ये स्केल जान लो भाई, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं इसे। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 10 to the power 3 cc, and this is equal to 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6 meter cube। और 1000 सीसी जानते हो 1 केजी के बराबर होता है, इक्वल टू 1 केजी होता है। ध्यान रखो, 1 लीटर पानी 1 केजी के बराबर होता है। तो जरा बताओ, इसका जो वॉल्यूम है 500 लीटर है, तो इसमें टोटल कितना पानी आएगा? 500 केजी। वैश्विक समझ में आई ये बात? यस सर। मतलब इसमें कितना पानी तुमने पंप से भरा है? 500 केजी। कितना ऊपर उठा के भरा है जरा बताओ तो, नीचे से कितना ऊपर ले गए? पंप तो नीचे है ना, कितना हाइट पे ले गए उठा के? 20 मीटर 20 मीटर। एच की वैल्यू है 20 मीटर। तो जरा बताओ भाई, इसमें वर्क डन बाई पंप क्या होगा? वर्क डन बाई पंप हो जाएगा mgh। यहां से ऊपर उठा के ऊपर पहुंचा दिया ना भाई, वहां पे जाके पानी को दौड़ाना नहीं है, तो जितना फोर्स mg नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगा करके ऊपर पहुंचा दिया, mgh। चिराग समझ में आई इतनी बात? चिराग? जी सर, जी सर। हाँ, m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 500, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20 मीटर। जरा देखो तो ये कितना आ रहा सारा जोड़ जाड़ के? 10 to the power 5 जूल आ रहा है। देखो तो सही है? हाँ भाई भारती, समझ में आया ये चीज? यस सर 10 to the power 5 जूल पावर आया, सॉरी वर्क आया। कितना टाइम लगा इसको भरने में? 20 मिनट 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब होता है 20 इंटू 60, 60 सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 10 to the power 2 सेकेंड। हाँ भाई, इतना समझ आया? तो जरा बताओ एवरेज पावर कितना डेवलप हुआ है? एवरेज पावर कितना जनरेट किया उसने? तो एवरेज पावर इक्वल टू होगा 10 raised to the power 5 divided by 12 into 10 to the power 2। So this is equal to हो जाएगा 1000 by 12 watt। इसको चाहो तो थोड़ा और चेंज कर सकते हो, इसको कर सकते हो 250 by 3 watt। ये पावर डेवलप हो रहा है, मतलब ये आउटपुट पावर है। वैश्विक समझ में आया? यस सर। अब सुनो,
एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाई इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। जरा बताओ भाई कितना परसेंट एफिशिएंट हो, कितना परसेंट एफिशिएंट है, बोला है उसमें कितना परसेंट एफिशिएंट है? 40%। 40% कि 30? कितना है, 30 की 40? 40 30 है। हाँ तो 30, इसको रख दिया। जी तो जरा बताओ यहां से इनपुट पावर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आउटपुट इंटू 100/30। समझ में आया चीज? इसको सॉल्व कर लो तो सीधे सीधे इनपुट पावर हो जाएगा, आउटपुट हो गया 250/3 इंटू 10/3। कितना आ गया भैया? 2500/9 वॉट। ये है फाइनल आंसर। अंशिका कुछ समझ में आए? भारती तुम बताओ बेटा, समझ में आए? यस सर मैं चिराग, शुभांगी, तुम लोग बोलो, कोई दिक्कत कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वैश्विक अब क्लियर हो गया, अब हो जाएगा। यस सर। अंशिका आवाज आ रही है? चलो गुड। नेक्स्ट हाँ हेडिंग, सर आइए। हाँ नेक्स्ट हेडिंग देखो तुम लोग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम क्योंकि आगे बढ़ते हैं तभी हम क्वेश्चन की वैरायटी कर पाएंगे, क्योंकि वो खत्म करने के बाद ही हो पाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको आज मैं करा देता हूँ, फिर हम अगली क्लास में ना इसके अच्छे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये तो स्कूल का क्वेश्चन था जो तुम लोगों से नहीं हुआ। बताओ कंपटीशन कैसे दोगे? और ये चैप्टर मैंने बोला ही था कि कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का। रोटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क और एनर्जी, क्योंकि इसमें जानते हो जो कंसेप्ट यूज होता है ना वो सारे चैप्टर्स में यूज होंगे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लग जाती है, कहीं पे भी आ जाता है। तो हम अभी वो कर लेते हैं तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देन उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्लास में, तब हम अगला चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। उसमें सेंटर ऑफ मास या फिर उसपे कोलिजन वगैरह पे। चलो भाई देखो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ध्यान से देखना, पहले इसको समझने की कोशिश करो। बेसिक सा क्वेश्चन है। ये एक रस्सी है, उसमें एक मास, मतलब हम इसको बोलते हैं बॉब, BOB, बॉब। इसको हमने बांध रखा, ये L लेंथ की रस्सी है, और हम इसे V0 वेलोसिटी से ऐसे धक्का दे दिए। कितने वेलोसिटी धक्का दिया हमने? V0 से। तो थोड़ी देर के बाद जरा सोचो, ये ऐसे घूमते घूमते ये यहां कहीं पे पहुंचेगा, ये यहां कहीं पे आ गया। वैश्विक समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो तो बदल जाएगी। कितनी स्पीड हो चुकी होगी? V0 से तो कम हो गई होगी, V हो गई है। पहले बताओ स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, जरा सोच के बताओ। घटेगी। क्यों घटेगी वैसे? कोई लॉजिक है इसके पीछे कि इसलिए घट रही है या अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो उसकी वजह से स्पीड कम होती जाएगी। हाँ काफी हद तक सही बात है। देखो कैसे, एक बात बताओ, जब इस पॉइंट पे तुम डायग्राम बनाओगे इसका, तो mg लगेगा डाउनवर्ड, यहाँ पे हो जाएगा टेंशन T, रस्सी के अलॉन्ग हो जाएगा टेंशन T। कुछ याद आया? mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और पीछे की ओर कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। भारती ये समझ में आया? यस एक बात ध्यान से देखो भाई, इसमें mg sin थीटा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? चिराग दिख रहा है mg sin थीटा? जी सर। ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा है।
वेलोसिटी के अपोजिट साइड में धक्का मार रहा है, तो इस mg sin थीटा की वजह से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो घटता रहेगा। वैश्विक समझ में आया? यस सर। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। फिलहाल तुम वर्क एनर्जी थ्योरम में हो, मतलब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हो, बहुत क्लियर सी बात है कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन से ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, याद आया? और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि दोनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। वैश्विक क्लियर हुआ? यस सर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब हाफ mv² घटेगा। मास तो कम होगा नहीं, तो इसका मतलब v घटेगा, v मतलब स्पीड। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड जो होगी वो कम होती जाएगी। चिराग बाबू कुछ हवा लगी? हाँ भाई कुछ पल्ले पड़ा? हाँ सर। गुड, थोड़ा बोला करो यार। तुम लोग एक तो अपना चेहरा नहीं दिखाते हो, तो कम से कम आवाज तो सुनाया करो। मैंने बोला भी है कि अगर पास में शोरगुल नहीं हो रहा हो तो हमेशा अनम्यूट करके रखो। आज से यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा शोर हो रहा है सर, वो चनमारी रोड में सर थोड़ा। क्या हो रहा है? सर वो आप पटना है ना सर, तो पटना का इलाका नहीं है सर, चनमारी रोड करके चिरैया टार। मैं कंकड़ बाग में रहा हूँ 1-1.5 महीना। सर कंकर बाग में रहे हैं ना हम्म। सर, उससे भी ज्यादा जो शोर वाला इलाका है मैं वहां पर हूँ। अच्छा, वो जो है ना मौर्या कॉम्प्लेक्स। हाँ सर, मेरा मौर्य कॉम्प्लेक्स जो ब्रिज के इस तरफ नहीं आते हम्म। सर, मैं वो वाला इलाका में हूँ। अच्छी बात है, गुड। मैं तब रहा हूँ जब मंदिर जो है ना, हनुमान जी का मंदिर जो नहीं है स्टेशन हाँ पे है, उस समय बहुत छोटा सा सिर्फ मंदिर होता था और कुछ भी नहीं था। आजकल तो बहुत भीड़ भाड़ हो गई ना। सर, तो ये मतलब आप बहुत पहले आए थे। मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, जब तुम पैदा नहीं हुए थे। हाँ सर, वही बहुत नहीं, पहले आए पटना तो मैं कई बार आ चुका हूँ, बट रहा मैं लंबे टाइम तक 1-1.5 महीने तभी रहा हूँ। पटना तो मैं कम से कम 10 बार आया हूँ। हाँ सर। उस समय मेरा एक दोस्त था, उसके पास रहा हूं मैं। वो बड़ा फेमस आदमी के घर का नेता का बेटा था। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बात बताओ, ये एक तरह का सर्कुलर मोशन ही तो है, क्यों? देखो ना, ये सर्कुलर मोशन ही तो है। वैश्विक समझ में आएगा भाई? ये सर्कुलर मोशन में ही तो जा रहा है ना, वर्टिकल है बस, क्या दिक्कत है? क्यों भारती? यस सर। यस सर। और एक बात मैंने बोला था, तुम लोगों को याद करो कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, बिना उसके बात नहीं बनती है। भारती जी, याद आया ये बात? यस सर। जरा सोच के बताओ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? देखो डायग्राम को और बताओ, कौन बंदा है जो कहेगा मैं बनूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स? जरा बताओ तो भाई, फोर्स ही तो बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें कौन कौन लोग हैं? टेंशन दिखाई दे रहा है, तो mg टेंशन बनेगा ना। mg cos थीटा है, mg sin थीटा है, mg है। कौन बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन कहेगा मैं बनूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स? तो टेंशन। बिल्कुल सही बात है, टेंशन बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो टुवर्ड सेंटर है। याद आया? तो बताओ, टेंशन टी अंदर की ओर है, mg cos थीटा बाहर की ओर है, तो क्या लिखोगे? t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/L। भारती, ये स्टेप समझ में आया कैसे लिखा मैंने? सर mv²/L ये समझ लिया। बेटा, सर्कुलर मोशन जब मैंने पढ़ाया था तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r, याद आया? यस सर। तो ये r की जगह पे l ही तो लिखेंगे, रस्सी l लेंथ की है। और ये l लेंथ की रस्सी में तो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ऐसे रेडियस में। सर हाँ, क्या हुआ भारती? नहीं सर, समझ में आ अरे mv²/r होता है ना फॉर्मूला, r रेडियस ही तो होता यस है। सर। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लेंथ के बराबर नहीं हो जाएगी रस्सी की लेंथ की? ये हाँ भाई, वैश्विक समझ में आई ये बात? यस सर। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? mg cos थीटा प्लस
mv²/L। देखो तो जरा, ये समझ में आया स्टेप? शुभांगी क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। गुड, आगे बढ़े। हाँ अब एक सर। बात जरा सोच के देखो, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, शुभांगी सोच के बताओ, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? देखो ध्यान से डायग्राम को और बताओ, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे भैया ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमते 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 ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो एंगल की वैल्यू है तो थीटा बढ़ेगा। बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा। बहुत सिंपल से, तुमको मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा। एक बात बताओ, जब थीटा बढ़ेगा तो ये जो कॉस थीटा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, अरे कुछ बोलो, हाँ ना कुछ तो जवाब दो। घटेगा। हाँ घटेगा। हाँ सर, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा। हाँ, cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 और cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल 0 से 90 की ओर अप्रोच करेगा वैसे वैसे cos की वैल्यू घटती जाएगी। यस सर। बिल्कुल सही बताया तुमने कि थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा। अगर बताओ cos थीटा घटेगा तो ये mg cos थीटा भी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। अच्छा जरा बताओ, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे v क्या होगा, ये वाला स्पीड? सर घटेगा। घटेगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये दोनों ही घट रहे हैं ना, तो टेंशन क्या होगा रस्सी में, घटेगा कि बढ़ेगा? सर टेंशन घटेगा। बिल्कुल सही बात, बस यही। तो अगर मैं बोलूं कि रस्सी में टेंशन मैक्सिमम कब होगा, किस पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होगा? चिराग, किस पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होगा? सर भाई यहाँ से ऊपर जाने पे टेंशन घट रहा है, हाँ, तो इसका मतलब यहीं पे तो सबसे ज्यादा रहा होगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट पोजीशन। क्या बोलोगे इसे? भाई सबसे नीचे वाले पॉइंट पे ही टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वैश्विक समझ में आई बात? सर एक बार उसको क्या बोलते हैं, फिर Yes, से sir. बोलिए। फिर से सुनो ध्यान से, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा, मतलब ये वाला टर्म कम होता जाएगा, स्पीड भी कम होती जाएगी, तो ये भी घटता जाएगा, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, दोनों मिलके भी तो घटेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा टेंशन की वैल्यू रस्सी में कम होती जाएगी। जी समझ में आई बात? जी। नहीं सर, इसका उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो जो आपने बोला ना, एक पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं लोवेस्ट पोजीशन। क्या बोलोगे इसे? लोवेक्स पोजीशन। हाँ, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेंशन घट लगातार कम होता जाएगा। हाँ भाई वैश्विक, पहले बताओ ये इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलो इसको लिख लो, तुम लोग भूल जाओगे नहीं तो। लिखो, एज पार्टिकल गोज अप, लिखो जल्दी से। एज पार्टिकल, बिल्कुल समझ समझ के पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। एज पार्टिकल गोज अप, एज पार्टिकल गोज अप, कॉमा, थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, कॉमा, वी डिक्रीजेस, वी भी घटेगा, वी डिक्रीजेस means tension in the string decreases, means tension in the string decreases, tension in the string decreases। ठीक है? so tension is maximum at, tension in the string, ऐसे लिखना, so tension in string, string मतलब रस्सी, tension in string is maximum at lowest point, tension in string is maximum at lowest point and minimum at highest point। ऊपर जाते समय हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम और लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम। हाँ भाई शुभांगी, ये बात समझ में आई? यस सर। शुभांगी तुम्हारे वहां आकाश में क्या चल रहा है? सर ग्रेविटेशन कंप्लीट कर दिया। ये सब पढ़ाया उन्होंने? हाँ सर। तो फिर बताओ ना, जवाब दिया करो जल्दी जल्दी।
सर आज सर्दी है ना तो मेरा मन नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी फिलहाल समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। देख हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, टेंशन जीरो कब होगा? टेंशन जीरो का मतलब होता है रस्सी का लूज हो जाना, स्लैक होना, अंग्रेजी का वर्ड होता है ना स्लैक, ठीक है ना? जरा सोच के बताओ, वैश्विक तुम बताओ किस पोजीशन पे जाकर टेंशन के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है? सर ऊपर जाते हैं। डायग्राम देखो और बताओ कहां पे ऐसा हो सकता है कि जीरो हो सकता है। कम से कम थीटा कितना घूमना पड़ेगा कि जीरो हो जाए? मतलब कम से कम इसको कितना अबव 90 डिग्री, हाँ? 90 डिग्री के ऊपर। कम से कम 90। अच्छा 90 डिग्री से छोटा रहा तो क्या होगा? ध्यान रखना, अगर थीटा की वैल्यू ना 90 डिग्री से छोटी रहेगी तो ये स्पीड जीरो हो सकती है, लेकिन ये कॉस थीटा कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ में आई बात? और अगर ये कभी जीरो नहीं होगा तो टेंशन भी तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब टेंशन जीरो होने के लिए तुम्हें कम से कम इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। देख लो लाइन, मतलब तुम्हें कम से कम इतनी स्पीड देनी है कि वो इस लाइन तक पहुंचे। अगर इस लाइन के नीचे रहा तो याद रखना इधर किसी पॉइंट पे v तो जीरो हो सकता है, लेकिन cos थीटा जीरो नहीं हो सकता, मतलब टेंशन जीरो नहीं हो सकता। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि जरा बताओ रस्सी के लूज होने के लिए, रस्सी के स्लैक करने के लिए, ढीला पड़ने के लिए, सिंपल समझ लो, रस्सी ढीली कब पड़ेगी, टेंशन जीरो कब होगा? तो कहोगे सर उसके लिए थीटा को कम से कम 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू कम से कम 90 डिग्री रखनी पड़ेगी, उससे कम में बात नहीं बनेगी। वैसे क्लियर हुआ है बात? चिराग ये लाइन समझ में आई मैंने क्या बोला? नहीं से वो फिर फिर से बताता हूं मैं, ध्यान सुनो। ये दोनों टेंशन का ये फॉर्मूला दिख रहा है हाँ भैया? ये mg cos थीटा जीरो कब होगा? जब cos थीटा जीरो होगा। समझ में आई बात? हाँ और cos थीटा जीरो होने के लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। क्या उसके पहले कभी ये जीरो हो सकता है? नहीं। और थीटा 90 हो गया तो ये बॉब दौड़ते दौड़ते कहां पहुंच जाएगा? इस लाइन तक नहीं पहुंच जाएगा? इस लाइन तक। हाँ इसका मतलब इस लाइन के अगर नीचे रहा तो कभी टेंशन जीरो हो सकता है? नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस लाइन के नीचे ना कभी भी रस्सी लूज नहीं होती, कभी भी टेंशन जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस लाइन के नीचे स्पीड की वैल्यू तो जीरो हो सकती है। भाई तुमने धीरे से स्पीड दी, यहाँ कहीं से लौट नहीं आएगा वापस। पेंडुलम नहीं होता, ऐसे ही तो होता पेंडुलम। कोई जरूरी है कि पूरा जाए ऊपर तक, भाई थोड़ा सा जी। होगा तो यहाँ कहीं तक जाएगा, वापस लौट आएगा। तो इसका मतलब मान लो यहीं से वापस लौट रहा तो यहाँ पे आके इसकी स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं ना, एक्सट्रीम पोजीशन तो उसकी स्पीड जीरो हो सकती है, लेकिन टेंशन रस्सी में जीरो नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ। वैश्विक अब ये बात समझ में आए? यस सर। इसका मतलब तुम्हें टेंशन को जीरो होने के लिए कम से कम इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो लाइन है ना इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन लेवल। क्या बोलते हैं इसे? नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इसे? सस्पेंशन लेवल। सस्पेंशन इसलिए क्योंकि इस लाइन को, इस रस्सी को हमने इसी पॉइंट से बांध रखा है, तो ये जो सस्पेंशन लेवल है इसी लाइन को बोलेंगे। तो इसका मतलब रस्सी को लूज होने के लिए कम से कम उसको सस्पेंशन वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। शुभांगी ये बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब इस लेवल के नीचे v जीरो हो सकता है, लेकिन cos थीटा जीरो नहीं हो सकता, मतलब टेंशन जीरो नहीं हो सकता। कुछ समझ में आई ये चीज मैंने क्या बोला? हाँ सर। तो लिख लो इसको, सब लोग लिखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं, लिखो लिखो बिलो सस्पेंशन लेवल, बिलो सस्पेंशन लेवल, बिलो सस्पेंशन लेवल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ बॉब, स्पीड ऑफ बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन, इसी को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन मे बी जीरो, मे बी जीरो, मतलब जीरो हो भी सकता है, मे बी जीरो या जीरो ही होगा, लेवल तो एक्सट्रीम पोजीशन तो जीरो ही होगा। विल बी जीरो लिखना, मे के बजाय विल बी लिखना, विल बी जीरो, बट टेंशन इन स्ट्रिंग, बट टेंशन इन स्ट्रिंग इज नेवर जीरो, टेंशन इन स्ट्रिंग इज नेवर जीरो। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स स्ट्रिंग कैन नॉट बिकम स्लैक, रस्सी लूज नहीं पड़ सकती, स्ट्रिंग
कैन नॉट बिकम स्लैक बिलो सस्पेंशन लेवल। स्ट्रिंग कैन नॉट बिकम स्लैक बिलो सस्पेंशन लेवल। सस्पेंशन लेवल से नीचे रस्सी कभी भी लूज नहीं होगी। शुभांगी समझ में आई ये चीज? यस सर। भारती बेटा आपको समझ में आया? यस सर। अब सुनो, अगर हम चाहते हैं कि इस पोजीशन तक जाए भाई, उसके लिए t को 0 होने के लिए थीटा को मिनिमम कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री ना। t को 0 होने के लिए थीटा को मिनिमम कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। उससे कम में तो बात नहीं बनेगी। एंड v को भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है। टेंशन कम से कम 0 हो इस पॉइंट पे आके, उसके लिए थीटा को कम से कम 90 डिग्री बनना पड़ेगा और स्पीड को भी 0 होना पड़ेगा इस पॉइंट। भाई यहाँ पे आकर के अगर इसके पास स्पीड आ गई ना तो अभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आके ये 0 हो गया कि ये 0 थोड़ी ना, तो टेंशन 0 नहीं होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे आके टेंशन 0 हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? इस पॉइंट तक आके स्पीड भी 0 हो जाए और साथ साथ ये थीटा भी 90 डिग्री हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो जरा देखो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो ध्यान देखो, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ और यहाँ पे लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ध्यान देखना भाई, ये क्या कर रहा हूं मैं। एनर्जी कंजर्वेशन ये पहला पॉइंट करके लिखना। कैसे लगा रहा हूं मैं? एक काम करो, इसी लेवल पे ना पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो। कैसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नीचे 0 है, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv0 स्क्वायर नीचे वाले पॉइंट पे। यहां पे जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl, एल हाइट ऊपर चला गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर हो गया, और ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे आके स्पीड को 0 करना है। और अगर हमने ऐसा किया तो यहां से v0 की वैल्यू हो जाएगी √2gl। क्या समझा तुम लोगों ने? इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने √2gl स्पीड से कम स्पीड दिया बॉब को, तो ये ना यहीं तक नहीं पहुंचेगा, उसके नीचे ही रह जाएगा। और अगर उसके नीचे रहा ना तो ये वापस लौट आएगा और रस्सी कभी लूज नहीं होगी। और ऐसे मौसम ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे से घूमेगा। इसको हम बोलते हैं, पेंडुलम। हाँ इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सुरानी? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। और रस्सी कभी लूज नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि रस्सी को लूज होना है तो कम से कम यहाँ पे कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, तो कहोगे सर कम से कम √2gl तो देना ही पड़ेगा, इससे कम में तो बात नहीं बनेगी। समझ में आया शुभांगी? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड √2gl देना पड़ेगा, तब जाकर के इस पॉइंट पे आके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और थीटा भी 90 हो जाएगा और टेंशन 0 हो जाएगा। भारती क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। अब इसमें सुनो भाई, सेकंड चीज, लिखो फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल। फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल वैसे कितनी स्पीड होती है नीचे सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल के? √5gr। कैसे आता है? तो पहले टॉप मोस्ट पॉइंट का निकालते हैं स्पीड, उससे फिर एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ लिखो फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल। ये पोर्शन हटा दो मैं, ये वाला सबने नोट कर लिया, ये वाला नीचे वाला मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके सर। हाँ इसमें सेकंड पॉइंट करके लिखो फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल का मतलब ये होता है कि तुमने यहां से v0 की स्पीड दे दी और ये पूरा ही ऐसे घूम गया। कुछ समझ में आया भाई? ये पूरा तभी घूम सकता है ना। अब बात आती है कि यहाँ पे आके क्या होगा। अब भाई सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पॉइंट यही है ना, यहाँ पे याद ना इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? वो मिनिमम होगा। कुछ समझ में आई बात? एक बात बताओ, अगर यहाँ पे टेंशन 0 हो जाए तो क्या होगा? सर वो मैनेज कर लेगा सर्कल पूरा करना। टेंशन अगर 0 हो गया और स्पीड भी 0 हो जाए तो क्या होगा? जरा वैसे बताओ तो। स्पीड 0 नहीं होगी सर, फिर तो सीधे ही नीचे गिरेगा। हाँ अगर यहाँ पे स्पीड 0 हो गई तो जानते हो क्या करेगा? ये रस्सी ना यहीं से ऐसे गिर जाएगी ना, लूज हो जाएगा ना, नीचे से गिर जाएगा। समझ आएगा? तो फ्री फॉल हो जाएगा। हाँ फ्री फॉल हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे
टेंशन तो जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकती। समझ में आया? मतलब सुनो, इस लेवल के नीचे स्पीड जीरो हो सकती है, टेंशन जीरो नहीं हो सकता। इस लेवल के ऊपर टेंशन जीरो हो सकता है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती। कुछ समझ में आया वैसे? यस सर। हाँ तो इसको लिख लो। लिखो एबव सस्पेंशन लेवल, इतना ये डायग्राम बना लेना पहले, उसके बाद लिखो एबव सस्पेंशन लेवल, एबव सस्पेंशन लेवल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन, speed of particle at extreme position is not zero, but tension in the string may be zero। समझ आई बात? याद रखना, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकती। वैसे क्लियर हुआ है चीज? यस सर। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है v, तो लिखो इसमें, लिखो फॉर सक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके ना लिखना, फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल, लिखो फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल, मतलब पूरा ही घूम जाए, फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल ऐसे लिखना, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ऐसे लिखना, T ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये समझा? तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या लिखोगे भाई? लिखो ध्यान से यहाँ पे, mg cos 180 डिग्री, भाई ये पूरा एंगल घूम गया 180 हो गया, प्लस mv स्क्वायर बाई l शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लो तो v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट GL हो गया। इसका मतलब v मिनिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट GL। v क्या चीज है? यहाँ पे स्पीड है। और एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, एनर्जी कंजर्वेशन लिखोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए लगाना, ध्यान रखना, नीचे और ऊपर के लिए। इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो, लिखो मैं लिख रहा हूं 0 प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे जाओ, हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू 2l, ये l प्लस ये है mg इंटू 2l प्लस हाफ m इंटू v मिनिमम का स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से v नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5GL। मतलब अगर तुम चाहते हो ये पूरा सर्कल आसानी से घूमे तो यहाँ पे स्पीड कम से कम अंडर रूट 5GL देना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए? अंडर रूट GL से बराबर होना चाहिए। पहले नोट करो भाई, फिर मैं लिखवा देता हूँ। भारतीय समझ में आई है चीज? यस कुछ याद रहे या ना रहे, याद रहे बेटा, रास्ते वाली चीजें भले याद ना रहे, ये जरूर याद रखना कि सक्सेसफुल सर्कल के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट GL की स्पीड होती है और नीचे वाले पॉइंट पे अंडर रूट 5GL की स्पीड होती है, क्योंकि नीट में ये दोनों रिजल्ट जरूरी है। चिराग समझ में आई है बात? यस सर। तो लिखो इसको जल्दी से, पहले नोट करो फिर मैं लिखवा देता हूँ। हाँ लिखो भाई, लिखो फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल, इसी को वर्ड फॉर्म में लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। लिखो फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल, फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल मिनिमम स्पीड ऑफ बॉब, मिनिमम स्पीड ऑफ बॉब at lowest point, minimum speed of bob at lowest point should be under root 5GL, ये होनी चाहिए, should be under root 5GL, and at highest point, it should be under root GL, it should be under root GL। तो नीचे वाले पे अंडर रूट 5GL और ऊपर वाले पे अंडर रूट GL होनी चाहिए कम से कम।
भारती क्लियर हुआ ये बात? यस सर। वैश्विक कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहीं पे अगर रस्सी की बजाय ना रॉड बांध देते तो जानते क्या होता? ये रस्सी से बांधा है ना रॉड को, अगर ये रॉड बांध दोगे ना तो √4GL देना पड़ता है। जानते क्यों? क्योंकि उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे ना स्पीड देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रॉड थोड़े से मुड़ जाएगा। समझ में आएगा वैसे? यस सर। रस्सी मुड़ के गिर सकती है यहाँ से, रॉड थोड़ी ना मुड़ के गिरेगा। तो रॉड के लिए तो बस तुम्हें यहाँ पे पहुंचाना, उसके बाद तो अपने आप ही घूम जाएगा ना वो। यस सर। इसीलिए जानते हो वो जो तुमने देखा होगा ना बड़े बड़े स्विंग्स नहीं होते हैं झूले जिन पे बैठते हैं लोग, उनमें अच्छा। रॉड होती है, रॉड से घूमता है, तो इसलिए स्पीड कम स्पीड में ही काम चल जाता है। अगर वो रस्सी से बांध के घुमाया जाता है ना तो और तेजी से घुमाना पड़ता, तब जाके वो पूरा घूमता। समझ आई बात? तो इसको लिख लो, लिखो इफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन स्टार मार्क करके लिखो, लिखो इफ बॉब इज अटैच्ड विद मासलेस रॉड, इफ बॉब इज अटैच्ड विद massless rod, then for successful vertical circle, minimum speed of bob at lowest point, should be equal to √4GL। याद रखना V0 की वैल्यू उसके लिए होती है √4GL। ये बेसिक कंसेप्ट था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वैश्विक पहले बताओ क्लियर हुआ है सारी बात? यस सर। अंशिका कुछ समझ में आया जी तुमको? हाँ भारती, चिराग, यस सर ये रिकॉर्डेड Yes, sir. वीडियो भेज दीजिएगा ना, क्या कर रहे हो अंशिका? ये भी रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम सर को बोलना, राकेश सर को भेज देंगे। अच्छा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ भाई बच्चा पार्टी सबको समझ में आ गए? यस सर। चलो कुछ इसमें हम ना कंसेप्चुअल चीजें और सीख लेते हैं। ध्यान देना, ये हटा दूं सब? हाँ सर हटा दीजिए। चलो एक दो चीजें और भी हैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें, वो देख लो। देखो भाई, ये हम बात करते हैं, ये रस्सी है और ये V0 स्पीड से फेंका जा रहा है, ये L लेंथ का। ठीक है? और यहाँ पे ना हम एक और देख लेते हैं, ये मासलेस रॉड है L लेंथ का, इसको भी हमने V0 स्पीड से ही थ्रो किया। ये ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है। ठीक है? याद ना, एक रॉड से बांधा हुआ, एक रस्सी से बांधा हुआ। ये रॉड ना मासलेस है, समझना ध्यान से। अगर V0 की वैल्यू √2GL से कम है, क्या होगा भाई जरा बताओ तो? इसका जो मोशन होगा, सोच के बताओ, वो मैक्सिमम यहां कहीं तक आएगा। क्यों? सही है ना? यहाँ पे जो V होगा वो 0 हो जाएगा। तो याद ना, अगर ऐसा है स्पीड की वैल्यू √2GL से कम है तो V 0 हो सकता है, टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा, और थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, और इसका जो मोशन होगा ना वो पीरियोडिक होगा। शुभांगी समझ में आई ये बात? यस सर। वैश्विक क्लियर हुआ है? यस सर। और सुनो, अगर V0 की वैल्यू √5GL से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा जो है
ये पूरा ऐसे घूमेगा, समझ आएगा, ये पूरा ही रोटेट कर जाएगा वी नॉट से। इसमें याद रखना कि जो थीटा होगा ना वो पूरा हो जाएगा, कहने का मतलब वी नॉट जीरो हो जाएगा, टेंशन वी एक तरह से नॉट जीरो रहेगा, या जीरो होगा भी तो एट हाईएस्ट पॉइंट, जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और मोशन इसका कैसा होगा, जल्दी बता भाई, इसका मोशन कैसा होगा? इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा ये? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। थर्ड केस देखो, अगर √2gl से ज्यादा v नॉट और √5gl से कम है, तो उस केस में जो पार्टिकल होगा, इसमें याद रखना v कभी भी जीरो नहीं होगा, सॉरी नॉट जीरो, बट टेंशन जीरो हो जाएगा। मतलब रस्सी कुछ यहां पे, समझो ध्यान से भाई, इधर कहीं पे जा करके, ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन जो होगा जीरो हो जाएगा, और थीटा जो होगा ना वो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा ऐसे। और इसका मोशन जानते हो इसके बाद कैसा हो जाएगा? व्हेन टेंशन जीरो, प्रोजेक्टाइल। हाँ, मोशन बिकम्स प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना सब लोग। वैश्विक, ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? चिराग समझ आया भाई? यस सर। जी सर। भारती कोई दिक्कत? नो सर। इस रॉड वाले में देखो क्या होगा, रॉड वाले का एक ही कंडीशन है, इस रॉड वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अगर v नॉट की वैल्यू √4gl से कम है, तो ये रॉड जो है ये यहां कहीं तक जा सकता है, ठीक है ना। मतलब जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से थीटा बड़ा और 180 से छोटा रहेगा, ठीक है। और इसका मोशन जानते हो ये क्या होगा, ये यहां से यहां गया भी ना तो ये वापस लौट आएगा, मतलब इसका मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। इसमें एक ही कंडीशन है, पीरियोडिक होगा। और सुनो, अगर v नॉट की वैल्यू √4gl से ज्यादा हो गया तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट सर्कल करेगा, कंप्लीट सर्कल, और इसका मोशन जो होगा ना वो सर्कुलर हो जाएगा। वैश्विक क्लियर हुआ है सारी बात? यस सर। हाँ, जल्दी से नोट करो सब लोग भाई, बिना किसी दिक्कत के। कहीं पर कुछ कंफ्यूजन दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। भारती कोई दिक्कत है यहीं पे? नो सर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात सीखनी है, वो भी सीख लो तुम लोग। इसको हटा दो सारा चीज, नोट करा सबने? चिराग नोट कर लिया? सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। क्या चीज बताओ? सर ये जो केस 2 है, v नॉट इज लेस देन √2gl, सॉरी सर केस 1 है, तो इसमें ये जो मोशन, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, हाँ, ये तो कौन सा मोशन है? इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, पीरियोडिक। ओके हटा दो। अब सुनो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। देखो भाई ध्यान से, ये रस्सी से बांध के तुम घुमा रहे हो, या फिर कोई ऐसा ट्रैक है उस पे एक पार्टिकल को तुम v नॉट स्पीड दे रहे हो, इसकी लेंथ रेडियस जो है l के बराबर है। याद रखना इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो कंडीशन यहां होती है वही कंडीशन यहां होती है। वैसे समझ में आई बात? यस सर। मतलब यहाँ पे हम किसके जीरो होने की बात करते हैं, टेंशन के, और यहाँ पे हम किसके जीरो होने की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब यहाँ का टेंशन जो होगा यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन से इक्वेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टी की जो बात यहाँ पे टेंशन के लिए वही बात यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के लिए।
वैसे क्लियर हुआ? यस सर। और इस वाले का जानते हो क्या होता है? इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्यूब है एक तरह से। इसकी लेंथ जो है ना रेडियस एल है, आर जो है एल के बराबर है। यहाँ पे एक बॉल है मास एम का, और इसको हमने वी नॉट स्पीड दी है। याद रखना वो सारी कंडीशन जो इसके लिए है वही इसके लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इसको पूरा चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस कितना स्पीड देनी पड़ेगी नीचे वाले पॉइंट पे? √4GL। हाँ बिल्कुल, इस वाले के लिए √4GL होगा, इस वाले के लिए क्या होगा? इस वाले में √5GR या 5GR। या 2√GL लिख सकते हैं। हाँ बात एक है, लेकिन √4GL लिखो सही रहता है। जानते क्यों? कंपेयर हो जाता है ना उससे 5 और 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2√GL भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं उसमें। ठीक है, हाँ भाई चिराग भारती समझ में आया सबको? जी सर। सर कोई दिक्कत है कहीं पे? पता है ये चैप्टर हो गया खत्म, लेकिन इसके बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम कम से कम 2 क्लास क्वेश्चंस करेंगे तब जाकर के ये चैप्टर तैयार होगा। अब तुम लोगों की ड्यूटी क्या बनती है कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना ABCD टाइप के, NCERT या फिर प्रदीप एसल ओसल जो होते हैं, या फिर नीट वाले जो एकदम आसान वाले क्वेश्चन है, वो खुद से करो, प्रैक्टिस करो। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें अगली क्लासेस में। ठीक है, वैसे तुम लोग ना HC वर्मा वगैरह के लेवल पे तो सब लोग अपने से कर लिया करो, थोड़ा बहुत जो रहेगा वो मैं बता दिया करूंगा। ओके सर। अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बार बार यूज होगा। ठीक है चिराग? हाँ सर। चलो खाना वाना खाओ, अब आराम करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। बस। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।